Hello, dear student. I Ashok Kumar Sharma, your mathematics mentor. In this video, we know about some important question for JEE Mains. तो JEE Mains के लिए some important question का हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और आप सभी का विनायक मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यानी कि ऑल स्टूडेंट्स हु वॉच विनायक मैथ क्लासेस मोस्ट वेलकम इन विनायक मैथ क्लासेस। यानी कि आप सभी का स्वागत है विनायक मैथ क्लासेस में और हम सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। ओके, ठीक। हेलो, तो आप देखिए ये 9 नंबर का प्रश्न जो है इसके जस्ट पहले वीडियो में हमने 8 तक बनाए थे, उसके बाद लाइन कट गई, उसके बाद से फिर हमको 9 से सेकंड में बनाना पड़ा। ये 9 नंबर का प्रश्न जो है ये देखिए, कंसीडर एनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये, और ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि जो हमको डाटा निकलता है ऑब्जर्व करते हैं, ये x1 x2 x3 डॉट डॉट x है, x 101। इट बीइंग गिवन दैट कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन डॉट डॉट x100 लेस देन x 101, then the mean deviation of this set of observation about a point k is minimum when k is equal। देखिए इस पर गौर कीजिए डाटा पर, तो आप डाटा देखे होंगे, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है और ये आपको पूछा जाता है, जेईई मेंस का क्वेश्चन होता है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इस डाटे पर जो ऑब्जर्वेशन जो आया हुआ है ये ऑब्जर्वेशन है और ऑब्जर्वेशन है और ये ऑब्जर्वेशन जो दे रहा है वो x1 x2 x100 एंड x101। देखिए ये ठीक क्या करता है ना कि इस डाटे पर गौर कीजिएगा तो ये सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सभी क्या है, डाटा जो दिया हुआ है, गिवन डाटा be in increasing order। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। तब कहता है कि द मीन डेविएशन ऑफ दिस सेट, इस सेट का मीन डेविएशन क्या होगा ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबाउट ए पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट के दिया हुआ है, वह मिनिमम है, वो मिनिमम होगा व्हेन के इज इक्वल टू, के का मान क्या होगा। तो देखो जो मीन डेविएशन निकाला था इसका मीन यानी कि इसका बीच का टर्म, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इसलिए इसको मीडियन भी बोलते हैं। इसको आप पहले इसका मीडियन पर गौर कीजिए, इसका माध्य कौन सा लिया जाए मिनिमम वैल्यू के लिए, कारण क्या है, के इज मिनिमम। तो इसका मीडियन देखिए कौन सा होगा, कौन सा डाटा इसका मीडियन होगा। इसको वॉच करने के लिए क्या करना होगा, x ये आपको पूरा टोटल करके आपको 2 से डिवाइड करना होगा। ये टोटल कितना 1 to 100 है, तो यह 1 + 2 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा 101, 101 प्लस लास्ट जोड़िए एंड शुरू जोड़िए और 101 बाई 2th ऑब्जर्वेशन, 2th ऑब्जर्वेशन, ये वाला ऑब्जर्वेशन, ये यही जो है ये जो देगा वह 51th ऑब्जर्वेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, चूंकि नहीं तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर करना करता, यही हो जाएगा x51 और यही मिनिमम वैल्यू, के इज मिनिमम, यही हो जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ के। मीन डेविएशन निकालना है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ के, तो के का मिनिमम वैल्यू जो x51 होगा वही मान आ जाएगा तुमको। ये इसके लिए इसका उत्तर हम देंगे बी।
ये भी क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है और ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है जो जानना चाहिए आपको ऑब्जर्वेशन के आधार पर, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसका एक खास विशेष बनावट होता है, उसमें कुछ ना कुछ रहेगा जो उसको आपको देख लेना है। तो चूंकि ऑब्जर्वेशन अबाउट ए पॉइंट के किसी पॉइंट के अबाउट आपको मीन डेविएशन निकालना है, तो वो पॉइंट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख रहा है के इज मिनिमम, के को मिनिमम रखना है। तो मिनिमम क्या रखें, तो मिनिमम रखने के लिए हमको ठीक बीच का अगर ऑब्जर्वेशन अगर हम ये मान लेते हैं, ऑब्जर्वेशन का मीन पॉइंट अगर मान लेते हैं तो हमको आसानी से, तो यही वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये 10 नंबर का प्रश्न हुआ जिसमें कहता है कि ये फंक्शन का क्वेश्चन है और ये लेट एफ आर टू आर प्लस टू आर बी ए फंक्शन विच satisfies fx into fy is equal to fxy plus 2 1 by x plus 1 by y plus 1 for xy greater than 0 के लिए। The possible value of f1 by 2 is, f1 by 2 क्या होगा इसका मान हमको निकालना है और साथ में कह रहा है कि fx greater than 0। ओके, तो हम लोग सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पर fx इंटू एफ वाई दिया हुआ है, इक्वल टू है एफ एक्स वाई प्लस 2 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1। तो पहला देखो, अगर इफ x इक्वल टू 1 बाई 2 और y इक्वल टू 1 डालो, एक चीज क्या जाएगा, f1 बाई 2 f1 इक्वल टू f1 बाई 2 इंटू 1 प्लस 2, ये 1 बाई 2 ये इस प्रकार होगा और f1 बाई 2 f1 इक्वल टू f1 बाई 2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1। तो देखो f1 बाई 2 इंटू f1 इक्वल टू f1 बाई 2 प्लस 1 1 2 2 2 4 4 दूनी 8। तो इसको जैसा इधर लेके चले हम तो देखो ये क्या कि f1 बाई 2 कॉमन हो जाएगा और ये f1 माइनस 1 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि f1 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 8 बाई f1 माइनस 1। एक तो आ गया f1 बाई 2। अब f1 का वैल्यू चाहिए। अब नाउ पुटिंग x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, क्योंकि कहता है 0 से बड़ा है तो 1 1 लिया जा सकता है। f1 तो देख सकते हो कि f1 इंटू f1 और इक्वल टू 1 इंटू 1 अब प्लस 2 1 बाई 1 1 बाई 1 प्लस 1। तो यहाँ से एक चीज पता चलेगा कि f1 का ये स्क्वायर हो गया और ये f1 और 1 2 3 6। तब तो एक देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको तब्दील हो जाएगा। अगर f1 को कुछ मान लो, कोई चीज मान लिया तो आसानी से कि मान लो p मान लो, तो ये p स्क्वायर p प्लस 6। तो देखो p स्क्वायर माइनस p प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पर माइनस 6 होगा। तो यहाँ पर p माइनस 3 एंड p प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो इतना आ जाएगा। टूट जाएगा ये 3p माइनस 3p प्लस 2p कर दो, आ जाएगा। तो p का मान क्या हो गया 3 और माइनस 2,
तो हम लोग क्या कहते हैं कि एफ एक्स पॉजिटिव है ग्रेटर देन, तो पी इज नॉट इक्वल टू, यानी कि पी का मान कितना आ गया 3, पी का मान आया 3, ये -2 नहीं होगा, तो p का मान 3 यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे 3 डालो तो 8/3 - 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 4। देखो 4 किसका ऑप्शन है, ये डी नंबर। तो हम इस प्रकार बना सकते हैं क्वेश्चन। तो ऐसा फंक्शन का क्वेश्चन है, फंक्शन का क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। ओके, इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे वह आप देखिएगा, आप पूरा 20 क्वेश्चन हमने चर्चा किया है। इससे पहले जितने वीडियो है जेईई मेंस का पार्ट जो है वो सारे मिला दीजिए, ये पूरा 20 क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन और पूछता है। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना पड़ता है, उसका आंसर आपको बनाना पड़ेगा, उसका आंसर लिखना पड़ेगा, वो उसमें ऑप्शन नहीं होते हैं। ठीक, तो अब हम लोग उस 5 क्वेश्चन का तौर तरीका हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, वह पार्ट 2 कहलाता है। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी कैन बी राइट इट। देखिए, ये पार्ट 2 न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग 1 नंबर का। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल whose sides are a b and square root a square b square ab। सबसे पहला तो ये पता है ग्रेटेस्ट एंगल। याद रखिए कि किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है उसके सामने वाला साइड ग्रेटेस्ट होता है, ये हमेशा गौर कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ए बी सी ये साइड दिया हुआ है, तो इसे पता कीजिए सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है। तो यहाँ आप आराम से जान सकते हैं कि ग्रेटेस्ट साइड जो है ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ग्रेटेस्ट साइड है। तो इसका सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। अगर कोई भी ट्रायंगल अगर दिया हुआ है, याद रखिएगा ये अगर रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी है, बाकी ये दिया ये बी दिया, तो ये एंगल ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट साइड है। ठीक, तो अगर इसको हम ए लें, इसको बी ले, इसको सी ले, तो सबसे सी क्या हो गया ग्रेटेस्ट साइड। इस प्रकार ग्रेटेस्ट एंगल जो हो जाएगा एंगल जो होगा वो सी, इसके जस्ट सामने वाला एंगल। तो वही अब फॉर्मूला दिखा दी, कॉस सी से निकाला हो गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है तो रूट खत्म हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई 2 इंटू ए बी, 2 इंटू दिस इंटू दिस। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी और 2ab, ये माइनस ए बी बाई 2ab, ये कट गया -1/2। तो जब cos -1/2 हो गया तो cos c जो आएगा वो c इक्वल टू 120, 120 डिग्री का कोण बनेगा। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2π/3।
ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आंसर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आंसर करके ये ग्रेटेस्ट एंगल ये आपको लिखना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन नहीं होता है, आंसर लिखना पड़ता है। ओके, तो ये आसान था। अगर ये ट्रेंगल के साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला पर आधारित है या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल का हो, उस पर ये बेस्ट क्वेश्चन है। उसका अगर कॉस का फॉर्मूला याद है तो आप बना सकते हैं आराम से। इसका एंगल लिखना पड़ता है इसमें, तो इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। जब बनाइएगा नहीं तो आंसर कहाँ से लिखिएगा, इसलिए बना करके इसका आंसर लिखना पड़ता है। यही न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन होते हैं। ओके, ठीक। तो ये दूसरा नंबर का, सेकंड नंबर का हम लोग पार्ट 2 का क्वेश्चन देख रहे हैं, न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चंस इन विनायक मैथ क्लासेस। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व, तो आप देखिए कि एक मैट्रिक्स है जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ओके, एंड जिसका प्रत्येक एलिमेंट्स एंट्री जो होगा वो 0 1 2 इन्हीं में से कोई एलिमेंट्स होगा तो होगा। Therefore which the sum of the diagonal entries of M transpose M, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स M मानिए जो आपको इच्छा करता है, K L M N P Q R S T, ये हमने मान लिया। इसके बाद क्या करो, M ट्रांसपोज करो। M ट्रांसपोज में क्या होगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दो। देखो K L M और N P Q R S T इस तरह से चेंज कर दिया। तो केवल डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बदलता, बाकी तो इंटरचेंज कर ही जाता है। अब इसको क्या करो, M ट्रांसपोज इनटू M करो। तो ये K N R T P S M Q T, और उसके बाद इससे गुना करो, K L M N P Q R S T। देखो गुना करेंगे ना तो इसका रो और इसके कॉलम से, तो K स्क्वायर N स्क्वायर R स्क्वायर, तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। अब गुना करें तो बहुत लंबा चौड़ा आएगा, प्रोडक्ट छोटा नहीं आएगा, बहुत लंबा चौड़ा आएगा। इसलिए क्या करते हैं, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इंट्रेस, तो सम ऑफ द डायगोनल इंट्रेस लीजिए तो गुना करेंगे ना, तो K स्क्वायर पहला इसमें A11 में K स्क्वायर, देखिए K स्क्वायर N स्क्वायर, इसके बाद R स्क्वायर, ये पहला एलिमेंट्स इसका होगा जो गुना करके आएगा। जो गुना करके आएगा वो यहाँ पर इतना ही आएगा। इसके बाद यहाँ जो आएगा ये एलिमेंट्स, ठीक है। ये एलिमेंट्स प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेकेंड रो, इसका सेकेंड रो, इसका सेकेंड कॉलम से गुना करना होगा, इससे गुना करना होगा आपको। KLM, तो इसका सेकेंड रो, इसका सेकेंड रो, इसका सेकेंड कॉलम, TL P स्क्वायर S स्क्वायर, कहीं गलती हो रहा है, ये T नहीं होगा,
एम्प्टी है ना, सॉरी यहाँ पर एल है, हाँ, इसका सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम से गुना करना होगा, तब आएगा यह वाला एलिमेंट्स। तो ये जो गुना करेंगे वह देखो आ जाएगा एल स्क्वायर, इसके बाद इसको इससे गुना करो पी स्क्वायर, इसके बाद आएगा एस स्क्वायर, और तीसरा जो आएगा वह ये यहाँ का एलिमेंट्स। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम से गुना करना है, थर्ड रो और इसका थर्ड कॉलम गुना करोगे तो ये एम स्क्वायर, इसके बाद क्यू स्क्वायर, और इसके बाद टी स्क्वायर। तो देखोगे ना 9 एलिमेंट्स आएगा, इसमें 9 एलिमेंट्स होता भी, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स इसमें भी, 9 एलिमेंट्स इसमें भी 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हो गया इन डायगोनल एलिमेंट्स में 9। तो नंबर ऑफ entries in the sum of diagonal entries. नौ एलिमेंट्स हो गए, इसका सम अब चाहिए 5, बट कहता क्या है, बट द sum of the diagonal entries is equal to 5 होना चाहिए। 5 कैसे आएगा, देखो 5 कैसे आया, क्योंकि 9 एलिमेंट्स जो 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देख रहे हो, LMNOPQR, मैंने ये 9 एलिमेंट्स में जो है वह 0 1 2 ही आएगा, तो आएगा। तो कैसे इसका 5 हो जाए, सम कैसे 5 हो, इस पर सोचना होगा। तो सोचने के लिए आप देखिए, जैसा गौर कीजिए 5 कैसे होगा। एक तरीका यह है कि इनमें से 9 में से 5 1 हो जाए और बाकी 4 तो 0 हो जाए। तो कोई भी सम विल बी 5, ये सम ऑफ द एंट्रीज 5 होगा। पहला केस 1 होगा इफ 5 जो है 5 एंट्रीज आउट ऑफ 9 में से आर 1 एंड रेस्ट आर 0। तब तो 5 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ वे हो गया। अगर यहां पर सोच रहे हो तो नंबर ऑफ वे आ जाएगा 9C5। 9C5 निकालोगे, कहीं सेलेक्ट करना है, कहीं एक एक चाहिए हमको, तो 9C5 करो तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो देखो 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, 5 के बाद तो कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, 4 बच जाएगा। तो 4 जो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, देखो 4 दूनी 8 कट गया और 3 यही 9, 7 21, 7 21, 21 6 से गुना करोगे तो 6 कम 6 6 दिन 12। दूसरा केस जो आएगा वह केस नंबर 2,
केस 2, जब क्या हो, एक ठो 2 हो और एक ठो 1 हो, ठीक। 1 एंट्री इक्वल टू 2 एंड 1 एंट्री इज 1, एक हो। एक इंटू 1 हो जाए, तो केस 2 में क्या हो जाए, 1 इंटू 2 आ जाए और 1 एंट्री एंड 1 एंट्री इज 1, तो फिर 5 आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ वे हो जाएगा। अब 9 में से 2 ही जगह ना बच रहा है, तो ये नंबर ऑफ वे हो गया। ये हो जाएगा 9C2, कहीं 2 प्लेस हुआ, 2 ही जगह पर जाना चाहिए हमको। तो 9C2 का वैल्यू ये 9 गुने 8 बाई 2, तो 9 इंटू 8 बाई 2, तो 9 इंटू 8 बाई 2 ये आ जाएगा, और इंटू 2 फैक्टोरियल, थोड़ा सा स्पेस उधर देखते हैं, जगह कम जो हो रहा है ना, तो ये नंबर ऑफ वे हो जाएगा 9C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 चाहिए, तो यह हो जाएगा 9 इंटू 8 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, तो ये 72 आ जाएगा हमको पूरी तरह। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, अगर हम कहें कि 126 इंटू 78, तो 814 के 4 हाथ में 1, 7 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2, 126 बाई, नहीं 72 ना, सॉरी 72, ये आपको हो जाएगा 891। तो इसका जो आंसर आप लिखिएगा 198, ओके। तो 198 इसका आंसर आपको आएगा। तो इसका जो आंसर आप दीजिएगा वो आप, तो इसका जो आंसर आप लिखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं 198, क्या कि 126 ये हो गया जो पहला केस है, और दूसरा में 2 है, चूंकि 2 रखना पड़ेगा, ये 2 है, तो 2 जो है वैसे तो कहीं भी हो सकता है इसमें से, और 1 भी कहीं भी हो सकता है एक प्लेस पे, उसी तरह से 5 भी हो सकता है किसी भी स्थान पे। चूंकि 1 है तो उसका कोई 1 से 5 बार 1 से गुना ही करोगे तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो इस प्रकार किया जाएगा 198। तो 198 मैट्रिक्स ऐसा बनेगा जिसका गुना करने पर सम ऑफ द एंट्रीज ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू हमारे पास 5 आएगा। ये 198। ओके, हम लोग नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये थर्ड नंबर प्रश्न, ये फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 satisfying
मॉड Z1 यानी कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ Z1 इक्वल टू 12 एंड मॉड Z2 माइनस 3 माइनस 4i इक्वल टू 5। द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z1 माइनस Z2 इज, यानी कि Z1 माइनस Z2 का मिनिमम वैल्यू हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे ये देखिए, ये दिया हुआ है 12 और अब वी हैव, ये हम लोग जानते हैं वी हैव, देखिए Z2 भी निकालना पड़ेगा आपको। मॉड Z2 माइनस 3 माइनस 4i, इसको अगर हम कहें Z2 माइनस 3 प्लस 4i, याद रखिए कि आप लोग जो पढ़े होंगे Z2 माइनस 3 माइनस 4i ग्रेटर इक्वल टू होता है, ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस मॉड 3 प्लस 4i, ये आप पढ़े होंगे। ये नियम है, प्रॉपर्टीज है मॉडुलस ऑफ Z में देखे होंगे कि मॉड Z1 माइनस Z2 ये इक्वल टू मॉड, ये ग्रेटर इक्वल टू होता है Z1 Z2। मॉड इसलिए लगाते क्योंकि पॉजिटिव के लिए, ये अब प्लस रहता तो लेस इक्वल टू रहता। ये 5 के बराबर दे रहा है मॉड Z2 और ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 16, ये 5 आ जाएगा। आपको इसको अगर हम मॉड Z2 माइनस 5 अगर ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत, पलट जाए तो देखिए मॉड जब हटता है, आप जनरली जानते होंगे फाइव, ये आपको पता हो तो क्या कीजिए 5 को ऐड कर दीजिए तीनों में, ये 0 हो जाएगा और ये 10 होगा। 0 से तो बड़ा होता ही है, इसीलिए इसको एक ही खंड में लिया जाए मॉड Z2 लेस इक्वल टू 10। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, Z2 10 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z2 इक्वल टू 10, बाकी सब तो 10 से छोटा होगा मैक्सिमम वैल्यू। अब निकालना है हमको नाउ, अब जो हमको निकालना है मॉड Z1 माइनस Z2, तो Z2 मैक्सिमम हो जाए तब नहीं देगा, तो ये हमको पता न है। मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है, ये तो ये तब तो इतना बराबर हम 12 माइनस 10 यानी क्या हो गया 2, 2 से बड़ा, तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z1 माइनस Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ओके ये भी भारी नहीं है, आसान है। तो जितना अधिक घटेगा उतना ही ना हमको मिनिमम वैल्यू आएगा। तो ये इस प्रकार ये क्वेश्चन बना सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर लिखना होगा तो यही लिखना होगा। ओके, तो आप समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मेरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग पढ़े होंगे और इस प्रॉपर्टी को भी आप लोग स्टडी किए होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है, आप बना सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x1 x2 ये सब इनटू में है। ये x1
x2 x3 x4 x5 इक्वल टू 1050। तो इस प्रकार का प्रश्न ये दिया हुआ है, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। तो आप देखिएगा इसको कैसे बनेंगे, कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन का। देखिए सब प्लस में रहता है तो उसका बनाने का तरीका अलग रहता है, लेकिन इसमें इंटू में है। तो देखो x1 इंटू x2 प्लस x3 इंटू x4 इंटू x5 और दिया हुआ है 10,050। इसको जैसा फैक्टराइज कीजिए, देखिए 105 गुने 10, फिर 105 को तोड़िएगा तो 21 गुने 5 गुने 2 गुने 5, ओके 10 को भी तोड़ दिया, और 7 इंटू 3, यानी कि पूरी तरह यह टूट गया। यानी कि देखा जाए 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, यानी कि 5 है, 5 गो टर्म्स है तो 2 ठो 5 एंड 2 3 7 हो सकता है, ठीक। और 2 ठो 5 है तो 2 ठो 5 कैसे कैसे जाएगा। देखिए ये सॉल्यूशन 5 है, तो देखिए हम पहले 2 3 7 डिफरेंट क्या है, नंबर ऑफ 5 इक्वल टू 2 है, बाकी सभी तो 1 1 है। नंबर ऑफ 5 इक्वल टू 2 है, तो 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, बाकी सभी तो 1 है। 2 3 5 7। तो पहले हम एट फर्स्ट 2 3 7 पर विचार करें, हम कैसे सॉल्यूशन हो सकते हैं 2 3 5। देखो ये हुआ x1 x2 x3 x4 x5, यानी कि 2 इनमें से कोई भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। 5 है, 5 में से कोई एक का हो सकता है 5 में, ये कितना हो गया इसका 5 में कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। उसी प्रकार x1 x2 x3 x4 x5 ये हो सकता है, ये तीनों में से पांचों में से किसी का हो सकता है। कितना तरीका से, ये भी हो गया 5 में। ओके अब देखो फिर जो है x1 x2 x3 x4 x5 और ये क्या हो गया 7, तो इनमें से किसी एक में जा सकता है। ये भी कितना हो गया 5 में। अब बच गया 5, हम 5 को कितने तरह से रख सकते हैं, तो 5 का सॉल्यूशन जो है इनमें से कैसे कैसे हो सकता है। तो 4 2 5 के लिए अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर 5 स्क्वायर, तो 2 जगह ना है 5 स्क्वायर, 2 तो है, तो 5 गो में जाएगा 1 2 3 4 x1 x2 में नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर 5 स्क्वायर इन x1 x2 x3 x4 x5 में। तो देखो कैसे जा सकता है, तो या तो 5C1 एक 5 जाए, एक तरीका तो यह हो गया 5C1, उसके बाद क्या हो सकता है 5C2, या पांचों में दो का सॉल्यूशन 5 हो जाए। वैसे 2 का सॉल्यूशन तो 5 होगा ही होगा, और एक का सॉल्यूशन 1 भी हो सकता है। तो ये जो हुआ स्थिति, तो ये 5C1 5 होता है और 5C2 10 होता है, यानी कि ये आ गया 15। तो ये डबल 5 का सॉल्यूशन क्या हो गया 15 हो गया। ये ऐसा स्थिति हो सकता है, पांचों में से कोई एक 5 हो, ये भी हो सकता है नो डाउट। दूसरा हो सकता है कि पांचों में से 2 का रियल 5 हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा
इक्वल टू इसका 5, इसका 5, इसका 5 और ये 2 5 का 15। तो 5 में 25 बचे 125, 125, 125 को मल्टीप्लाई कीजिए 125 को 15 से गुना कीजिए तो 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7। अब 15 दूनी 30 और 7 37 के 7 हाथ में 3। अब 15 में 15 3 18, 1875। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1875। ओके, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, देखना है कि जो फैक्टराइज आया है उसमें से पांचों में से किसी एक का सॉल्यूशन हो सकता है 5 तरीका से, फिर 3 भी हो सकता है 5 तरीका से, 7 भी 5 तरीका से हो सकता है, और 2 तो जो 5 बचता है वह कितने तरीका से सिलेक्शन हो सकता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर 5 का स्क्वायर इन x1 x2 x3 x4 x5 में, तो पहला 5c1 प्लस 5c2, मैंने 5c1 भी हो सकता है 5c2 भी हो सकता है, और शब्द का प्रयोग हुआ इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया, नहीं तो एंड रहता तो इनटू का प्रयोग करना पड़ता है। ओके, इस प्रकार हम लोग इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। जो 4 नंबर आप समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा, वी कैन बी राइट इट, आप लिख सकते हैं इसको। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर, ये 5 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रेंडम, 2 नंबर को सेलेक्ट करना है एट रेंडम फ्रॉम 1 से लेके 100 तक में, एंड आर मल्टीप्लाइड, और उसको मल्टीप्लाई करना, 2 नंबर को सेलेक्ट करके उसको गुना कर देना है। देन द प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, जो प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए वह पॉइंट के बाद 2 नंबर तक, 2 डिजिट तक होना चाहिए। दैट द प्रोडक्ट, वह प्रोडक्ट जो होना चाहिए, दस ऑप्टेन जो प्राप्त हुआ है, इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्वेश्चन पूरी तरह समझ गए होंगे, यानी कि हमको 2 नंबर को सेलेक्ट करना है जो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वह 3 से डिविजिबल होगा। ओके, देखिए सिलेक्शन ऑफ, पहले तो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ये सैंपल स्पेस हो जाएगा कि द सिलेक्शन ऑफ 2 नंबर, the selection of 2 number out of 2 numbers out of 100, तो यानी कि 100c2, पहले तो ये हो गया 100c2, यानी कि 100 इंटू 99 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 आता है, फैक्टोरियल 2 आता है, 2 से 50 बार में कट जाएगा, यानी कि 0, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 पचे 45 है 45 4 49, 49, एक तो नंबर ये हो गया। अब कहता है क्या कि उस नंबर पर वाच कीजिए, मल्टीपल ऑफ 3 नंबर, मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल, क्या गुना करना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होगा, 3 6 9, 3 6 9, इसके बाद 12, अब बढ़ते या 15, ऐसा करते करते 99, लास्ट नंबर होगा 99, 99। अब कहेंगे कि इसकी संख्या कितनी होगी, 33, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, देखो टोटल नंबर ऑफ
number of total number of multiple of 3, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल टू हो गया 33। यानी कि आसान है, 99 है, 99 को 3 से भाग दीजिए तो अपने आएगा 33। ठीक, देखो सिलेक्शन कैसे हो कि वह 3 के मल्टीपल में आ जाए, और जो 3 के मल्टीपल में नंबर नहीं है उनकी संख्या कितनी है। द टोटल नंबर which are not multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल नहीं, उसकी संख्या है। यानी कि 100 में से क्या करोगे, 33 को निकाल दो तो बचेगा 7, और 9 में से 3 गया 67। ठीक, the selection of two number such that whose product is divisible by 3। अब वो 3 से डिविजिबल हो जाए तो कैसे चुनाव करेगा वो, या तो वो 33 में से 2 नंबर को ले ले, 33 में से 2 नंबर को सिलेक्ट कर ले तो उसका प्रोडक्ट तो 3 से डिविजिबल हो ही जाएगा। और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि 33 में से एक नंबर ले, एक नंबर 33 में से ले और एक नंबर जो 3 से डिविजिबल नहीं है उसको ले ले, तो उसका भी प्रोडक्ट जो है 67C1 तो डिविजिबल हो जाएगा। तो 33C2 यह आ गया 33 × 32 डिवाइड बाई 2, और प्लस ये 33C1 33 ही होगा, और ये भी 67 ही होगा। तो 2 से 16 बार में ही कट जाएगा, 16 दूनी 32, देखो 16 48 की 8, हाथ में 4, 48 से 4 52 52, और 33 इसको गुना किया जाए, इसको अगर प्रोडक्ट किया जाए एक चीज 33 से वो कटेगा जरूर। इससे आसान क्या है कि इसमें 33 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो 16 + 67 आएगा। तो याद रखिए 33 × ये 713 के 3, हाथ में 1, अच्छा 1 7 1 8 83, ये नंबर आपको आएगा। ओके, अब देखा जाए, अब इसको कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसको निकालते हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी तो यही 33 × 83 डिवाइड बाई 50 गुने ये 99,
तो 33 तियां तो हो जाए, और बाकी जो है 83/150। इसको अगर भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए, तो आ जाएगा ये देखिए 15×5 = 75, 75 0 और 13 में से 5 गया, 8 5 13, फिर 5 बार ही जाएगा और 7, यानी कि याद रखिए कि 0 पॉइंट और पॉइंट के बाद 2 ही अंक तक हमको लिखना है। मैंने कहता है कि यहाँ पर ही करेक्ट टू प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी कि पॉइंट के 2 ही अंक तक सही रखना है, हमको लिखना है, इसलिए यही उसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे इसको जाने की कोई जरूरत है नहीं, बस हमको पॉइंट के बाद 2 ही डेसिमल तक लिखना है हमको, जो 0.55 आता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हमने ये पार्ट 2 न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन, ये 5 ही क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में। जेईई मेंस का एग्जाम देने जाइएगा तो इस प्रकार 20 क्वेश्चन पूछेगा आपको पार्ट 1 में, और 5 क्वेश्चन पार्ट 2 में पूछता है, जो न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन होंगे, जिसका वैल्यू आपको निकालना पड़ता है, निकाल करके रखना पड़ेगा आपको, उसमें लिखना पड़ेगा आपको, उसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को वॉच करते रहें, और जेईई मेंस एंड एडवांस का भी आएगा क्वेश्चन, और आप जेईई एडवांस के लिए, जेईई मेंस के लिए आपका क्वेश्चन जाते जाएगा। कोशिश करें कि जब तक जेईई मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको जेईई मेंस का क्वेश्चन जाए। जेईई मेंस के क्वेश्चन के बाद या उसके काफ़ी नियरेस्ट जब क्लोज आ जाएगा, जेईई एडवांस का एग्ज़ाम के काफ़ी नज़दीक आएगा, कुछ नज़दीक आ जाएगा, 2-3 महीने 4 महीने बाकी रहेगा, तो हम आपको जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, वीडियोस पर जाना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए थैंक्स।